अब LIC के बारे में सवाल है मोना बत्रा जी का, इन्होंने 1120 में लिया हुआ है और अभी इनके पास सवाल है कि इनका मन ये कर रहा है कि अभी एवरेज करना है एक टाइम में, तो किस लेवल पे करें। तो मतलब ये वन टाइम एवरेजिंग का अभी कैंडिडेट दिखता है क्या? अभी तक ट्रेंड में कोई खराबी तो नहीं है लाइफ LIC का, लेकिन शायद अभी कंसोलिडेशन में ही रहेगा अनलेस इसमें रीगेन हो 1080-90 वाला या 1100 वाला जो भी लेवल है उसके ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक ये कंसोलिडेशन में रहेगा। तो एक बार डायरेक्शन इसमें डिफाइन हो जाए तो फिर कहीं आप एक फाइनल स्टॉप लॉस लेके करना चाहिए, अगर करना है एवरेजिंग तो। थियरी तो वो कहती है, फिलहाल इसका पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी क्लियर नहीं है। पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी 1100 के पहले मेरे हिसाब से तो क्लियर नहीं है। अगर मान लेते हैं कैसे इसको काम करना चाहिए तरीके के हिसाब से, 1100 निकल गया तो फिर आपके पास ये 990 वाला जो लो है, ये एक डिफाइंड सपोर्ट आपको करना चाहिए। यानी 1100 के ऊपर आपको जो भी ऐड करना चाहिए थियरी कहती करिए, और 990 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। तो उसके पहले फर्दर एडिशन कोई खास फायदा रखना नहीं चाहिए इसमें। यानी इस समय ये सोचें कि भाई हमने 1120 पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गया, कुछ और जोड़ लेते हैं, एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। वो तरीका अभी ठीक नहीं है। जो लेवल आप बता रहे हैं 1100 के ऊपर का, तो मतलब एक तरह से उनका वही परचेज प्राइस है, तो फिर वहां से उन्हें फिर और कुछ एडिशन करने की इस हिसाब से जरूरत नहीं होगी कि हमें एवरेज कम करना है। अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहां पे, साथ में पैसे एक्स्ट्रा हैं, सरप्लस पैसे हैं जो इन्वेस्ट करना है कहीं ना कहीं, तो उस हिसाब से मौके देखे जा सकते हैं। सिर्फ कॉस्ट कम करने के लिए तो फिर वहां पे ज्यादा मतलब रह नहीं जाएगा। नहीं, वैसा तो कोई खास फायदा, मतलब कॉस्ट कम करने वाला तो कोई मतलब नहीं है। और देखिए डिपेंड भी करता है ना कि आप कितना ROI का ट्रेड कर रहे हैं, उस पे आपको फिर एवरेजिंग करनी चाहिए। बिकॉज 10% में हो सकता है LIC जैसे स्टॉक के लिए 10% पे एक एवरेज करना कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन स्टॉक बहुत चला हुआ है और अभी वैसा मोमेंटम कुछ खास दिख भी नहीं रहा है। मोमेंटम नहीं है स्टॉक में, इसलिए उतना एवरेज करके इस लेवल 10% के डिफरेंस बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। मोमेंटम रीगेन हो गया तो फिर आपके पास रिस्क पॉइंट डिफाइन हो जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाई हो सकती है। जी बिल्कुल। तो अब बात कर लेते हैं ईज माई ट्रिप की। अंकुर मोदी का सवाल है, इसमें अटक गए हैं 43 के लेवल पे, प्रमोटर कंटिन्यू माल बेच रहे हैं एक्सपेंशन के नाम पे, तो क्या करें? अब ये भी थोड़ा समझाइए कि भाई प्रमोटर का बेचना क्या हमेशा एक खतरे की घंटी है, या फिर कभी कभी ठीक भी हो सकता है? जैसे इस मामले में ये बता रहे हैं कि एक्सपेंशन के नाम पे वो कह रहे हैं कि भाई हम थोड़ा स्टेक बेच रहे हैं। मेरे इस पे थोड़े से डिफरेंट व्यूज़ रहे हैं। इनफैक्ट मैंने इस चीज़ को कवर किया था जब आपको याद हो, जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था और उस समय एक रिलीजियस टूरिज्म ये सब की बातचीत चल रही थी, और उस समय ये लोग अपना बहुत प्रमोशनल कैंपेन चलाने लगे थे कि हम ये इसमें ये कंट्रीब्यूट करेंगे, इतना बढ़ाएंगे, जो भी करेंगे। मतलब मौके का मुझे लगा कि मौके के नाम पे बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग शुरू हो गई थी, और वहाँ पे मुझे थोड़ा सा मामला फिशी लगता है, क्योंकि काम करने वाले काम करते हैं, काम करने वाले शोर नहीं करते हैं। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ। अब ईज़ी ट्रिप में अब अगर आपको काम करना है तो स्टेक तो ख़ैर कंटीन्यूअस गिर रहा है राजीव जी, कंटीन्यूअस गिर रहा है। प्लान्स तो ये लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन इससे बेटर प्लेयर्स हैं जिस पे ज़्यादा क्लैरिटी है ईज़ी ट्रिप से। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म वाले बिज़नेस कभी भी कहीं से भी टर्न अराउंड हो सकते हैं। अभी का जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा-सा एक डाउट क्रिएट होता है और थोड़ा मुझे महँगा भी लगता है अभी भी प्राइसिंग के हिसाब से। दूसरा जी एस्पेक्ट क्या है ईज़ी ट्रिप का, वो समझते हैं। ईज़ी ट्रिप की लिस्टिंग के बाद से आज का जो करेक्शन है, और इसमें एक्चुअली मैंने ट्रैकिंग में ट्रिगर भी लगा के रखा हुआ था, जो हमारी ट्रैकिंग चलती है उसमें। हमने 34 का ट्रिगर लगा के रखा हुआ था, और आज से नहीं, बहुत आपके चैनल पे जितनी बारी भी आपका डिस्कशन हुआ होगा पिछले 2 साल में, हमेशा मैंने इसको 35 ± 2 रुपीज़ के आसपास की बात की होगी।
और कोई भी चाहे तो उस डिस्कशन को उठा के देख ले, बिकॉज़ मैं एक थियरी फॉलो करता हूँ मॉडल के हिसाब से। 34 पे क्या है, पूरा जो इसका टॉप बना ना, उसका 62% रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता है। अब मार्केट को ये जो पॉइंट मिलता है, ये एक टर्न अराउंड लेवल मिलता है कि क्या यहाँ से जितना नेगेटिव होना था स्टेक सेल या जो भी नेगेटिव स्टोरी होनी थी, वो हो गया क्या? अगर हो गया तो 32-33 के आसपास इसका बॉटम बन जाना चाहिए और वो आपको थोड़े समय के बाद क्लैरिटी भी मिल जाएगी। उस अभी समय लगेगा कि अभी आज तो बहुत तेज़ी से वॉल्यूम निकला है ना, मार्केट में सेल हुआ है, तो अभी तो लगेगा कि वीक ही है। इन केस आज का जो लो है, अगर ये लो प्रोटेक्ट हो गया ना, जो कि 32 का लो है या 32.78 का लो है, ये अगर लो प्रोटेक्ट हो गया और फाइनली इसका स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हुआ, तो मे बी यही इसका बॉटम हो जाएगा। फिर इसके बाद ये कंसोलिडेट करेगा, सब कुछ होगा, लेकिन हो सकता है कि इसका पोटेंशियल बॉटम हो जाएगा। लेकिन आज के लो के नीचे अगर पियर्स करना शुरू करता है, तो प्रोमोटर के साथ-साथ मार्केट प्लेयर्स का भी इसमें कॉन्फिडेंस जाएगा, प्राइस का ये मैसेज होगा। तो आज के लो को बहुत अच्छे से क्लोज़ली ट्रैक कीजिए। यहाँ के आस-पास अगर बॉटम बन गया, तो एक बार बॉटम बनने का वेट कीजिए और उसके बाद फिर फ्रेश कॉल लेते हैं। अगर इसमें कोई फँसा हुआ है, तो अपना-अपना फ़ैसला लें, मेरे हिसाब से ये क्रूशियल प्लेस है। यहाँ के नीचे में मार्केट यही कहेगा कि अब इससे ज़्यादा हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं और फिर एग्ज़िट लेंगे। अब उसके बाद बॉटम कहाँ बनेगा वो नहीं मालूम है मुझे। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉटम मैंने इसका निकाला था, 32 के आसपास मान लीजिए कि अगर मैंने बाइंग किया, तो वहाँ से मैंने 10 से 15% का डाउनसाइड यानी 28 टू 30 के रेंज का रॉक सॉलिड बॉटम मैंने डिफाइन किया था। इन लाइट ऑफ न्यू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एग्जिट अब मैं इसमें कोई काम तो नहीं करूँगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी हिम्मत होगी काम करने की। लेकिन एनालिसिस मैंने यही की थी। जी। अच्छा, एक सवाल है जो हमारे कई दर्शकों को उलझाता रहता है, वो ये कि डेटा देखते हैं, चूँकि हमें स्टडी करनी है, हमें मार्केट को समझना है, फंडामेंटल्स देखने हैं, तो आप शेयरों के ईपीएस देखना चाहते हैं, उनकी बुक वैल्यू देखना चाहते हैं और इसके तमाम फिगर जो हैं, वो हर जगह अलग-अलग आते हैं। अलग-अलग ऐप्स पे देखें, अलग-अलग नंबर्स मिलते हैं। तो इसका रास्ता क्या है? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको एनएसई का साइट, बीएसई का साइट और कंपनी का एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली रिजल्ट जो पब्लिश करते हैं, वो सबसे ऑथेंटिक डेटा होता है। वहाँ पे देखने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक डेटा वही है। उसको उठाइए, एक्सेल में पेस्ट कीजिए और वहाँ से कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगा। एक मॉडल ही तो बनाना होता है उसके बेसिस पे। जी। अच्छा सुमेश, इस मामले में एक मज़ेदार किस्सा आपको सुनाता हूँ। अब रिजल्ट सीज़न जब भी आता है तो आईटी की जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके रिजल्ट्स आते हैं। तो जब मैं ज़ी बिज़नेस पर शो करता था, उस समय एक बड़ी आईटी कंपनी, अब नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक बड़ी आईटी कंपनी का टॉप मैनेजमेंट बैठा हुआ था रिजल्ट्स के लिए। और जब रिजल्ट आता है तो बड़ी हड़बड़ी रहती है, क्योंकि उसी समय आपके पास आंकड़े आए होते हैं, आपको देखना होता है। तो मैंने वही सबसे ऑथेंटिक तरीका जो आपने बताया, उसी ऑथेंटिक तरीके का इस्तेमाल किया था। फटाफट एक्सचेंज की वेबसाइट खोली, उसमें उनका जो रिजल्ट आया था, जो नंबर शो कर रहा था, वो देख कर के मैंने सवाल पूछने शुरू कर दिए। और उस आईटी कंपनी का टॉप मैनेजमेंट जो हमारे सामने बैठा हुआ था, वो जो भी सज्जन बैठे हुए थे, वो भड़क गए कि आपके सारे आंकड़े गलत हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं? मैंने कहा एक्सचेंज से देख रहे हैं। एक्सचेंज पे जो आंकड़े आपने सबमिट किए हैं, मैं उन्हीं आंकड़ों को देख करके पूछ रहा हूँ। अब सही बात ये है कि आप किसी भी आईटी कंपनी को उठा करके देख लीजिए, उनके जो एक्सचेंज पे भी 2 तरह के 3 तरह के आंकड़े आएँगे। 2 अलग तरह के वो प्रेस रिलीज़ निकालेंगे, सबके आंकड़े कहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, कोई यूनिफ़ॉर्मिटी आपके सामने होती नहीं है। मेरा जवाब तो यही होगा राजीव जी कि अगर आप मान लीजिए आप आज मुझसे ही सवाल कोई पूछते हैं, कल को मैं खुद अप इस सवाल के जवाब से मुकर जाऊँ, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको यही बोलेंगे कि मेरा ज़िद है, तो ज़िद का कोई इलाज थोड़ी होता है। लेकिन उससे ज़्यादा ऑथेंटिक 2 ही नंबर आएँगे ना, या तो आपके स्टैंड अलोन आएँगे या कंसोलिडेटेड आएँगे। आप ये दोनों नंबर जो आप मुझे देंगे, मैं दोनों पे कैलकुलेशन करके आऊँगा, वाई-ओ-वाई क्या ग्रोथ आया, क्यू-ओ-क्यू क्या ग्रोथ आया और ज़्यादा नंबर देखने नहीं होते, सेल्स नंबर देखना होता है, एबिटा नंबर देखना होता है, नेट प्रॉफिट नंबर देखना होता है, ईपीएस नंबर देखना होता है।
इतने में काम हो जाता है। बाकी उसके बाद अगर कोई एनालिस्ट उसको पर्टिकुलर उस कंपनी को ट्रैक कर रहा है, तो फिर अपना वो पिछला एनुअल रिपोर्ट पढ़ के जाता है, पिछला कमेंट्री पढ़ के जाता है कि क्या-क्या चीज़ें आपने प्रॉमिस की थी, उसमें क्या-क्या आपने दिया है, क्या ट्रैजेक्टरी आप मेंटेन करने वाले हैं 5 साल सेल्स का, ये सब पूछने जाएगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट ही बोल दे कि भाई ये नंबर तुम जो पूछ रहे हो गलत है, तो मैं एविडेंस दे सकता हूँ। अब उससे ज़्यादा क्या होगा झंझट, तो झंझट कौन करे भाई, दूसरा कंपनी देख ले। चलिए ठीक है। अब नहीं, वो किस्सा काफ़ी पुराना है। अचानक से याद आ गया इस बात पे भी, कई एक्सचेंज पे भी डेटा देखें तो भी कई बार इस तरह की बात हो जाती है कि भई नहीं आपने ये मैं लिख बताता हूँ के क्यों रखा होती है राजू जी, मैं आपको बताऊँ। कई बारी ना मैंने डेटा क्या है, मैनेजमेंट डेटा रिलीज़ होने के पहले, ऑफ कोर्स कोई भी रिज़ल्ट रिलीज़ होने के पहले बोर्ड के डिस्कशन के पहले नहीं हो सकता। बोर्ड जब तक उसको अप्रूव नहीं करे, नहीं हो सकता। लेकिन कई बारी ना ऐसा होता है कि लोग जस्ट फ़ॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि बना ही दिया होगा अकाउंट्स ने डेटा, उसको अप्रूव कर दो, डेटा पढ़ते भी नहीं हैं। और अगर डेटा पढ़ेंगे नहीं तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएँगे। ऐसा बहुत नहीं, नहीं, बार केस देखा। ये किस्सा जिस तरह की कंपनी का है, उस मामले में ये नहीं हो सकता है। वहाँ सीधा-सीधा है कि आपके पास अलग-अलग 2-4 तरह के सेट होते हैं आँकड़ों के, और उनमें से हर आँकड़ा ऑथेंटिक होता है, उनमें से हर आँकड़ा ऑफ़िशियल होता है, उनमें से कोई भी अनऑफ़िशियल आँकड़ा नहीं होता है, और वो सारे के सारे आँकड़े अलग होते हैं क्योंकि उनमें पैरामीटर्स कुछ अलग इस्तेमाल किए गए होते हैं या स्टैंडर्ड्स कुछ अलग इस्तेमाल किए गए होते हैं। अब उसके बीच में एक इन्वेस्टर, एक एनालिस्ट अपना खोजता रहे कि उसे कौन से स्टैंडर्ड वाले आँकड़ों को देख कर के अपना विश्लेषण करना है, अपना देखना है। एडजस्टमेंट मोस्टली एडजस्टमेंट तो इन्वेंटरीज़ में ही होता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो। वो पहले और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी तो हाँ, यूएस अब स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग इंडियन स्टैंडर्ड है, उसके अंदर तमाम तरह की चीज़ें तो हैं। चलिए काफ़ी विस्तार हो इस जाएगा उस चीज़ एक का चीज़ अभी। यहाँ पे ना बहुत क्लियर रख लीजिए कि अगर कोई भी कंपनी बार-बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज कर रही है या अलग-अलग फॉलो कर रही है, ये भी सही तरीका नहीं है। मतलब ये मास्किंग है कहीं न कहीं। अगर आपका नंबर जेन्युइन है, एक नंबर को फॉलो कीजिए सो दैट कि वो उस प्लेटफ़ॉर्म नहीं, मसला आपके वो पास नहीं है। है बहुत सारी कंपनियों में आपको हर बार, हर तिमाही के नतीजों में आपको 4 तरह के फॉर्मेट में आपको नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, वो लेकिन उसी कंसिस्टेंसी फॉर्मेट रहेगी का आपको, हर बार आपको 4 अलग फॉर्मेट में नंबर्स मिलेंगे। आप 4 फॉर्मेट में भी दीजिए, लेकिन पिछले बारी भी आपने 4 फॉर्मेट में दिया होगा, तो जी। हाँ, वो एक फॉर्मेट का कंसिस्टेंसी दूसरे बन जाएगी। फॉर्मेट से तो कंपैरिज़न हो सकता है ना, क्यों नहीं होगा? जी, मैं बिल्कुल। देखिए गलती भी आप करेंगे ना, सेम गलती को आप रिपीट करेंगे, तो भी वो जो रेट ऑफ एरर है ना, वो भी सेम आएगा, उसको भी माइनस करके आप नंबर निकाल सकते हैं, वो भी जी। पॉसिबिलिटी है। लेकिन कोई इंसान अगर अपनी बात को मानने को तैयार नहीं हो ना, तो उसका कोई इलाज नहीं होता। चलिए, उलझन तो है कुछ। खैर, अभी कैंपस एक्टिवेयर, इसके बारे में उमंग शुक्ला जी का सवाल है। इसको बेचने के बारे में सोच रहे हैं, 200 शेयर हैं, 295 का इनका भाव है। तो सोच रहे हैं कौन-सा टारगेट मन में लेकर के चलें। 295 बॉटमिंग तो कंप्लीटली दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर भूल जाएँ कि वैल्यूएशन नाम की कोई चिड़िया होती है, तो पैटर्न बहुत अच्छा है। अगर वैल्यूएशन पे जाना है, तब तो फिर ये कंपनी को देखना ही नहीं है। यहाँ पे पैटर्न बहुत सुंदर है। पूरा रिकवरी हो रहा है, यहाँ पे शुरू हो चुकी है और 320 वाला जो टॉप है, वो भी क्लियर हो चुका है। मतलब सम फाइन डे वही बेस हो जाना चाहिए। अब उसके नीचे इसका बेस बनना नहीं चाहिए। फिलहाल क्लोज़ है 367 का, एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। करेक्शन कभी भी क्रीप इन हो सकता है। कहाँ तक होगा उसका आइडिया अभी नहीं लगेगा, लेकिन 345 के पहले कोई करेक्शन भी नहीं होगा। 345 के नीचे ही इसमें करेक्शन शुरू होगा और 315 अब एक इसका डिफाइंड बॉटम बन जाना चाहिए, अगर स्टॉक को ऊपर जाता रहना है तो। तो 345 एंड 315 2 चीज़ है आपके पास कंसीडर करने के लिए। एज़ लॉन्ग एज़ ये मेंशन्ड है, एक टारगेट इसका 375 का आ चुका है, फिर ये बढ़ के 425 की तरफ जा सकता है। जी। अच्छा, ये कोई भी ऐसा शेयर, ऐसा पैटर्न देखने के बाद मैं इस तरह के चार्ट पे कटोरी ना बनाऊँ, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं बहुत रोक रहा हूँ अपने आप को यहाँ कटोरी बनाने से। क्यों? क्योंकि अभी ये 125 से ऊपर 135 की प्राइस में अर्निंग अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है। मतलब मैं किस हौसले से इसमें बोलूँ कि हाँ, ये 600 वाली कटोरी पूरी हो जाएगी इसकी।
मेरे पास तो खैर देखने के लिए हौसला नहीं है, कटोरी पूरी होने की तो बात ही अलग है। तो कितना भी ग्रोथ देंगे नहीं, बहुत महँगा है, अब इसको क्या ड्राइव कर रहा है, कितना जूता बेचने वाले हैं यही जानेंगे। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैं इसमें देखने के लिए जानने वाला हूँ। प्रॉब्लम जी, मतलब कम्फ़र्ट नहीं है। बिल्कुल, आपके पास कोई ऐसे ही मतलब धुआंधार सेल्स ग्रोथ वाली ट्रेजेक्टरी दिख रही होती तो भी आप सोचते। आपके पास सेल्स ग्रोथ जो है वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपके पास प्रॉफ़िट के मामले में कुछ दिख नहीं रहा है। मार्जिन इम्प्रूवमेंट जैसा कुछ मतलब कोई भी कहानी तो बन नहीं रही है ना, तो फिर ये चल किस बात पे रहा है? अब वो तो इसका मैनेजमेंट बताए, मैं तो मतलब इसमें नहीं देख सकते। टेक्निकल ट्रेड करने के लिए ठीक है, एक सेटअप है, उस सेटअप पे स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेड कीजिए। बट बाकी चीज़ें यहाँ पे जस्टिफ़ाई करना वैल्यूएशन मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम जी, चलिए। अब यहाँ पे एक सवाल ये ग्रीन वीआईपी इसके बारे में सवाल है आदित्य कुमार जी का। ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए? है। नहीं, नहीं, ग्रीन वीआईपी का क्वेश्चन ले अच्छा, लो अच्छा, सर। अच्छा। ओके, ओके। ओके, समझ में आ गई बात। ओके, तो दरअसल चलिए सिफ़ारिश मान ली गई। जब दर्शक ही दूसरे दर्शक की सिफ़ारिश करने लग जाएँ तो फिर हम कौन होते हैं बीच में अड़ंगा बनने वाले। तो ग्रीन वीआईपी जी का सवाल है मैक्स हेल्थ पर। अगले 1 हुँ, हफ्ते में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत छोटा-सा ट्रेड है, जल्दी से पैसा बना करके निकलना है इसमें से। क्या करें? 100 लिया है 1082 के भाव पे और अभी वो 985 पर आ गया है। तो होल्ड करें, ना करें, क्या करें? देखिए ऐसा है ग्रीन वीआईपी साहब कि आज का लो ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लो है बिकॉज़ इसमें एक प्रॉफ़िट बुकिंग ट्रिगर्ड है मैक्स हेल्थ केयर में और ये प्रॉफ़िट बुकिंग एनीवेयर इन बिटवीन 930 टू 905 या अप टिल 900 ये प्रॉफ़िट बुकिंग कहीं भी इस रेंज में जानी चाहिए। इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी आज के लो के नीचे है। पॉइंट फिर से समझिएगा। इसमें एक प्रॉफ़िट बुकिंग ट्रिगर्ड है। ये प्रॉफ़िट बुकिंग एक्सेंचुएट होगी आज के लो के नीचे व्हिच इज़ 972। अगर वहाँ के नीचे गया तो ये प्रॉफ़िट बुकिंग एनीवेयर इन बिटवीन 930 या 940 टू 930 से शुरू होगा सपोर्ट और वो 905 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। डिपेंड करता है कि करेक्शन स्टॉक कहाँ तक लेता है बिकॉज़ करेक्टिव फेज़ स्टार्ट हो चुका है। 900 तक भी इसके स्ट्रक्चरल इश्यूज़ इसको कुछ नहीं आएँगे। 900 के नीचे इसको स्ट्रक्चरल इश्यू आएगा। जी। अब इसमें जिस तरह से भाव बढ़े थे वो एक रॉकेट की तरह से। रॉकेट की समस्या यही होती है, अभी दिवाली आने वाला है, सब कोई रॉकेट छोड़ेंगे हालाँकि अब तो जिस तरह का माहौल है, प्रदूषण की स्थिति है, उसमें लोगों के लिए बेहतर यही है कि वो रॉकेट से बचें। लेकिन शेयर बाज़ार में भी मुझे लगता है कि रॉकेट से बचना ही चाहिए, क्योंकि जब रॉकेट वापस नीचे गिरना शुरू करता है, तो ऐसे ही गिरता है। और हो सकता है कभी आपके सिर पे ही गिर जाए, कौन जाने? अब रॉकेट बड़े अनकंट्रोल्ड तरीके से जाता भी है और गिरता भी है। हाँ, वो बात सही है, इसलिए पेशेंस रखना चाहिए, ऐसे जाना नहीं चाहिए। चलिए, तो अब आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, समय हो गया पूरा आज का। तो बहुत धन्यवाद सुमेश आपका और अंत में एक बार फिर कोई डिस्क्लोज़र आपकी ओर से? जी, रेगुलेटरी डिस्क्लेमर कम डिस्क्लोज़र कम डिस्क्लेमर है, मैं और मेरे क्लाइंट्स इन्वेस्टेड हैं इस मार्केट में। स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं, एग्ज़ाम्पल लेते हैं आपके लिए, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जो याद रहता है पहले ही बता देता हूँ, नहीं तो इसको जनरल डिस्क्लेमर मानें। इसके अलावा मैं आपको कभी भी रिकमेंडेशन नहीं देता। भाई मैं आपके लिए सिर्फ़ छोटी-सी एनालिसिस कर देता हूँ, गाइडेंस दे देता हूँ। आप जो भी करेंगे एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के सहयोग से काम कीजिएगा। अपनी सोच-समझ ज़रूर लगाइएगा और इसको कंट्रोल में रखिए। अच्छे और हाई क्वालिटी शेयर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए और पेड टिप्स से बचिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का भी जो हमें लाइव देख रहे थे अभी या अभी भी हमारी इस बातचीत को देखेंगे। सबका धन्यवाद और सबसे वही पुराना अनुरोध कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए
इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों परिचितों के बीच, उनको भी फायदा मिलेगा और हमारी भी पहुंच बढ़ेगी। फिलहाल अभी इतना ही, नमस्कार।